मिनट लास्ट डे, कल टेस्ट है, उसके बाद फिर नया शुरू होएगा ना परसों से ना। तब तक आप थोड़ा सा एस ब्लॉक एलिमेंट्स को देखो। इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अप्रोक्सीमेट आफ्टर 40 मिनट्स मैं स्टार्ट करूंगा पीरियोडिक टेबल की छोटी मोटी बातें जो हमें फोकस करके चलनी है, ठीक है जी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स में सबसे पहली बात क्या है, ध्यान से सुन लो। यहाँ एक बड़ा सिंपल सा रूल बनेगा बच्चे, स्मॉल विद स्मॉल या लार्ज विद लार्ज, ठीक है जी। अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनता है कैटायन का और एनायन का, तो वहां स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। अगर इसका ऑपोजिट कॉम्पोजिशन मिलेगा तो मान के चलो स्टेबल की जगह अनस्टेबल हो जाना है। बस ये फैक्टर अपने दिमाग में रखना, आगे इसको यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट टारगेट बस ये लिखा हुआ है इसके अंदर जो मैंने आपको बताया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला टारगेट करते हैं जी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, और इसमें ना आपका रेडॉक्स चैप्टर एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल करेंगे। अगर किसी की ई नोट वैल्यू मीन एसआरपी, अगर आपको 11th का रेडॉक्स और 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा भी ध्यान हो तो आप समझ जाओगे, जिसका भी एसआरपी जितना कम हो, लेस हो, दैट बिकम्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे फर्स्ट वाले सारे मेटल अच्छे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अब ई नोट कौन रट्टा मार के बैठेगा, तो ई नोट रट्टा नहीं मारना, तो फर्स्ट में बड़ा सिंपल सा फैक्टर लगा लो। और वैसे आपको पता है ई नोट को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। ई नोट का डिटर्मिनेशन होता है आपके पास एसआरपी का डिटर्मिनेशन, हाइड्रेशन, आयोनाइजेशन, सब्लिमेशन। हाइड्रेशन, आयोनाइजेशन, सब्लिमेशन, जब आप 12th क्लास में अपना डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे ना, तो वहां आपके पास 3D सीरीज में कॉपर का प्लस हो गया था, कॉपर का एसआरपी पॉजिटिव हो गया था 0.34 वोल्ट, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में भी और ढेरों जगहों पे, व्हाई द एसआरपी ऑफ कॉपर प्लस टू कॉपर इज पॉजिटिव। तो उसका सिंपल सा आंसर आया कि ये दोनों जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आयोनाइजेशन, सब्लिमेशन, क्लियर, आयोनाइजेशन, सब्लिमेशन, और ये कौन है बच्चे, हाइड्रेशन, जो ऑलवेज नेगेटिव होगी। अगर किसी का ई नोट पॉजिटिव हो गया तो आयोनाइजेशन, सब्लिमेशन उस पर डोमिनेट कर गए, और अगर किसी का नेगेटिव हो गया तो हाइड्रेशन डोमिनेट कर गया। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम लेके चल रहा हूं, तो मेरे को बड़ा सिंपल सा एक फैक्टर याद करना है। और वैसे आपको पता ही होगा लिथियम इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका ई नोट माइनस 3.05 वोल्ट है। अब ई नोट रट्टे तो मार नहीं सकते, तो ये कोड याद कर लेना, कुछ नहीं पढ़ना इसके अंदर से, जो मैं बताता जा रहा हूं बस उसको फोकस करो, और यही सब लिखा मिलेगा आपको। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही है, एसआरपी पे, जिसका एसआरपी जितना कम है दैट बिकम्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और ई नोट को डिफाइन करने का तरीका क्या है, HIS, H फॉर हाइड्रेशन, I फॉर आयोनाइजेशन, S फॉर सब्लिमेशन। अगर एंडो एंडो एक्सोर पे डोमिनेट करोगे तो ई नोट पॉजिटिव हो जाएगा, अगर कोई हाइड्रेशन IS पे डोमिनेट कर गया तो नेगेटिव, और इन सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, और ये नेगेटिव का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो एक कोड याद कर लेना, इनऑर्गेनिक में जनरली कोड बनाकर चलने से काम इजी हो जाता है। ध्यान से सुन लो भाई, सेकंड में आपको कोड नहीं बनाना पड़ेगा, वो तो टॉप से बॉटम बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उनके ई नोट भी उसी हिसाब से माइनस में इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, इसका कोड बना लेना, ले रब से कहना, तो ईजी हो जाएगा बात करना। बाकी फिर आपको कुछ ही नहीं पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर से, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, क्लियर है। ये सब सिर्फ ये वाला देखो, टॉप टू बॉटम विद सेकंड डे, टॉप टू बॉटम फॉर द सेकंड डे क्या कर रहा है बच्चे, इंक्रीज कर रहा है। देखो ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और इसके पीछे भी वजह ई नोट ही है। तो पिछले जितने भी पेज मैंने आपको दिखाए हैं उनका नटशेल याद कर लेते हैं हम लोग। रिड्यूसिंग पावर ई नोट पे डिपेंड करती है, ई नोट हाइड्रेशन, आयोनाइजेशन, सब्लिमेशन पे डिपेंड करता है। अगर आयोनाइजेशन, सब्लिमेशन, हाइड्रेशन पे डोमिनेट कर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाइड्रेशन डोमिनेट कर गया तो ई नोट नेगेटिव हो जाएगा, और फर्स्ट वालों के सबके नेगेटिव है, इसका मतलब हाइड्रेशन डोमिनेट कर रहा है। और फिर इनका थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड ई नोट वैल्यू था, तो वहां एक कोड बना लिया हमने, क्लियर है। हिंदी समझते हो ना, ओए इंडिया में रह के हिंदी नहीं समझते, लो जी, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम, और इसके बाद
सीधा सेकंड का रिड्यूसिंग पावर टॉप टू बॉटम इंक्रीज, कहानी खत्म। अब एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, आपको रिड्यूसिंग पावर पे नटशेल बात पता चल गई। फॉर फर्स्ट डे लेयर अप से कहना और सेकंड डे टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। लो जी, अब मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं, एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो सुनो भी ध्यान से, ये सबसे पहले ऑक्साइड बनाएंगे, देन हाइड्रोक्साइड, देन कार्बोनेट। क्योंकि इनका नेचर बच्चे कैसा होता है, बेसिक। तो ऑक्सीजन के टच में आते ही जिसकी क्वांटिटी आपको 21% बाय वॉल्यूम इन एयर मिलेगी, और नाइट्रोजन जनरली रिएक्ट नहीं करता, आपको पहले ही बताया था, चैप्टर का नाम था केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑक्साइड बना जनरली, देन हाइड्रोक्साइड बना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके, देन कार्बोनेट। इसलिए धीरे 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 क्या हो जाएंगे, ये टार्निश हो जाएंगे, मटमैले हो जाएंगे। कलर इनका थोड़ा सा मटमैला हो जाएगा, मिट्टी जैसा कलर हो जाएगा। क्लियर ना? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड देन कार्बोनेट। व्हाई द कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड? भाई CO2 कैसा है, एसिडिक, और MOH कैसा है, बेसिक। सो दीज टू रिएक्ट एंड फॉर्म्स अ सोल्ट, एसिड बेस सोल्ट। क्लियर ना? इसी वजह से इनको हम लोग स्टोर करते हैं इनर्ट सोलवेंट में। आपको पता है केरोसिन एल्केन है, और एल्केन्स का मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव, हाइड्रोकार्बन से बच्चे। और लिथियम की जो डेंसिटी थी ना बच्चे, पीछे बताई थी मैंने, 0.53 ग्राम पर सीसी थी। तो ये तो तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, इसलिए पैराफिन वैक्स में इसको रैप करके रखती है। लेकिन ये कोई बहुत डीप क्वेश्चन नहीं है, जनरल पूछेगा। व्हाट हैपेंस व्हेन द फर्स्ट ए मेटल्स रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड बिकम्स टार्निश, सिंपल। सेकंड डे की बात कर लें। सेकंड डे में जो बेरिलियम मैग्नीशियम है ना बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया था फ्लेम कलरेशन में, इनका इलेक्ट्रॉन इजेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉन इजेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट, इनका इलेक्ट्रॉन निकलना वेरी वेरी डिफिकल्ट है। फिर क्या हो गया, इसीलिए ये एयर और मॉइस्चर पे नॉन, हाँ, अगर पाउडर्ड फॉर्म में ले लो जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए, अगर आप इसको पाउडर्ड फॉर्म में ले लो, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाए, अगर इसको पाउडर फॉर्म में ले लो सरफेस एरिया, तो जाकर बेरिलियम का भी नाइट्राइड ऑक्साइड, इसके बाद मैग्नीशियम का भी नाइट्राइड एंड ऑक्साइड बन सकता है। रीजन, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर गई। यहां लिखा हुआ है सब कुछ। इसके नीचे फिर रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी क्योंकि साइज इंक्रीज होता जा रहा है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। एक बार मैं पीछे लेके चल रहा हूं आपको, यस नो में जवाब दे देना जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैंने समझा दिया है। क्लियर? मुझसे कोई पूछेगा स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक, मैंने किसी भी बच्चे को अगर वो सिंसियरली पढ़ना चाहता है, मैंने कहा अपने पास ना ऐसे एक पेज रखो, पेज पे हेडिंग लिखो साइज, फिर लिखो फर्स्ट डे, फिर लिखो सेकंड डे, रेगुलरिटी तो रेगुलरिटी का ऑर्डर देके निकलो बाहर, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट डे, सेकंड डे। क्लियर? पेपर में ब्लैंक पेपर तो आएगा नहीं ना, कुछ तो लिखा आएगा ना बच्चे। फर्स्ट डे, सेकंड डे, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, ऐसे करके एक लिस्ट बना दो, एक पन्ने में पूरा एस ब्लॉक आ जाएगा। अगर ये सिस्टम फॉलो कर लेते हो तो जब फाइनल टच देना होगा ना नीट से पहले, तो आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कभी परेशान ही नहीं करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग कभी परेशान ही नहीं करेगा, पीरियोडिक टेबल कभी परेशान ही नहीं करेगा, और 33% में हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी है, कभी परेशान ही नहीं करेगा। वैसे टेक्निक यूज करना किसके अंदर, इन द इनऑर्गेनिक। अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो तो स्मॉल विद स्मॉल, लार्ज विद लार्ज, स्टेबल। उसके आगे रिड्यूसिंग पावर फर्स्ट डे लेयर अप से कहना, सेकंड डे टॉप टू बॉटम इंक्रीज। इनोट को डिटरमाइन कौन करता है, हाइड्रेशन, आयोनाइजेशन, सब्लिमेशन। क्लियर? उसके बाद एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, फर्स्ट डे वाला जो है ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड देन कार्बोनेट। सेकेंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम साइज में स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन डिफिकल्ट है, लेस रिएक्टिव है, लेकिन पाउडर्ड फॉर्म में तो रिएक्शन करके नाइट्राइड और ऑक्साइड बना देंगे। बोलो भी अगर कोई दिक्कत है तो। चलो, अब मैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन से बात करूंगा। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत लॉजिकल है और ध्यान से सुनना। जैसे लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालना क्या मान के चलते हो, डिफिकल्ट है, इजी है? वे कौन बोला ये, डिजिटल बुक का पड़ेगा। लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालना इजी कैसे हो सकता है? ओए छोटा है ये साइज में।
दीपांशी बोली ये बात, गलती से बोल गई होगी बच्चे, है ना, मतलब कंसेप्ट मतलब ना, मतलब ये कि कंफ्यूजन में कुछ बोल दिया होगा, अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं तुम ऐसा बोलोगी। लिथियम से लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, तो बच्चे पता है क्या हुआ, जब इसको आप ऑक्सीजन के साथ लेके चलोगे, दीपांशी सुनो ध्यान से, तो जितनी एनर्जी पे लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, उतने भी इसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। लिथियम विद ऑक्सीजन हीट देना शुरू किया, इट नीडेड हाई हीट, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, उतने पे ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक, तो भाई साहब पता है क्या बनाएगा ये, लिथियम का ऑक्साइड। अब मेरी बात को सुनना, तुम तो साथ साथ में केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बात को समझने की। आगे चला मैं, सोडियम, सोडियम रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, सोडियम साइज में बड़ा हो गया ना बच्चे, क्लियर, तो ये लेस वैल्यू चाहिए। अब इसको कम एनर्जी चाहिए, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो, तो जब आप इसके साथ ऑक्सीजन लेके चले ना, तो इसका सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये पता है क्या बनाएगा, परोक्साइड। तो इसीलिए जब आप मेरे से बात करोगे, लिथियम जनरली फॉर्म सिंपल ऑक्साइड, सोडियम जनरली फॉर्म परोक्साइड, एंड पोटेशियम लेके चलोगे बच्चे, इसको तो आप और लॉजिकल सीख लो, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, वेरी लेस, तो उतने पे ऑक्सीजन के कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएंगे। इवन जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, कहाँ एक्सेप्ट कर लेगा, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सारे स्मार्ट है, सबको मैंने एमओटी सिखा रखी है, क्लियर, सबको जब एमओटी सिखाई थी, तो एमओटी में कुछ ऐसा सीन बना हुआ था, ये सिग्मा था, ये पाई पाई, ये पाई स्टार, क्लियर, कम से कम अपनी बताई हुई बात को तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं ना। नीचे 8 इलेक्ट्रॉन भर गए, अब इसमें 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अभी पूरा डिपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है, और जो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गया, O2 माइनस, एक कैसा इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड, दैट्स व्हाई सुपर ऑक्साइड पीएम है, पैरामैग्नेटिक, सुपर ऑक्साइड कलर्ड है, कल बताया था सीपीयूपी, कलर एंड पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सोचो बच्चे, रेगुलर में जो चीज मैं पढ़ा देता हूं ना बच्चों को 10 दिन में, क्लियर, वो रेगुलर में सारी बातें आप तक मैं डिलीवर कर रहा हूं, ताकि बच्चे का फाउंडेशन अच्छा हो जाए, क्लियर। तो इस रेगुलरिटी में मैंने आपको बताया, लिथियम, व्हाई लिथियम फॉर्म्स सिंपल ऑक्साइड, व्हाई द सोडियम फॉर्म्स पर ऑक्साइड, व्हाई द पोटेशियम फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड, लिथियम कभी सुपर नहीं बनाएगा, जब लिथियम को हीट करके ऑक्सीजन के साथ आप लेकर चलोगे, तो उतने में ऑक्सीजन का बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम के साथ इलेक्ट्रॉन इजिली इजेक्ट होएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, सुपर ऑक्साइड। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा टॉप टू बॉटम, मैं बोलूंगा टेंडेंसी टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेस इन द फर्स्ट डे और सेकंड डे में। अब सोचो ना सेकंड डे में, अच्छा तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, सोच समझ के जवाब देना, क्या सेकंड डे वाले सुपर ऑक्साइड बना पाएंगे, क्योंकि सेकंड डे वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या ज्यादा है, यही हुआ ना, क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उस पे ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या बनाते हैं, परोक्साइड। सेकंड डे वाले ज्यादा से ज्यादा क्या बना पाते हैं, परोक्साइड, ठीक है बच्चे। चलो ये कॉन्सेप्चुअली अगर आपको समझ में आता है, तो प्रॉपर्टीज में तो भाई फर्स्ट के जितने भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो भी हैं, ऑल आर बेसिक इन नेचर, और टॉप से बॉटम बेसिसिटी क्या होएगी, बढ़ेगी, LiOH, NaOH, KOH, RbOH। और आपको ये भी पता है क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। बेसिक नेचर ऑफ फर्स्ट डे का समझाना हो ना, और वो भी हाइड्रोक्साइड हो, तो कौन इजिली हाइड्रोक्साइड रिलीज करता है, जो साइज में लार्ज हो, दैट विल बी द गुड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसने क्या रिलीज कर दिया, पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड। अब देखो बच्चे कॉमन देखना, ये सिंपल है, ये पर है, ये सुपर है, सिंपल पर सुपर, वोटर वोटर वोटर, सबका मोनोकेटायन बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, भाई है ही बेसिक नेचर के। लेकिन खास देखो, परोक्साइड गिव्स परोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड गिव्स ऑक्सीजन। इसी वजह से हम लोगों ने जो KO2 है ना, इसको रूम फ्रेशनर, प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन मिलेगा आपको नीट में, KO2 इज यूज्ड एज द ऑक्सीजन डोनर, रूम फ्रेशनर्स में इसको यूज करोगे, जहां ऑक्सीजन की नीड है वहां KO2 ले जा सकते हो, ये लो प्रेशर पे ब्रेक होकर ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। फिर सुनो, सिंपल ऑक्साइड पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, रिएक्शन विद वाटर 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 गिव्स मोनोकेटायन हाइड्रोक्साइड, इसमें तो कुछ अलग था ही नहीं। हाँ, परोक्साइड गिव्स परोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड गिव्स हाइड्रोजन एंड परोक्साइड। तो ये बड़ी खास बात हो गई है, इसीलिए MO2 को KO2 को सुपर ऑक्साइड को हम यूज कर रहे हैं टू मेक
टू गिव द ऑक्सीजन। ये लिखा है जी, CO2 used in the breathing devices to remove the moisture and CO2 from exhaled air, generating oxygen in this process। क्लियर, वो सारा मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ग्रुप 2 के बारे में इसको आप काट सकते हो, मैंने आपको बताया क्या, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में बेरिलियम मैग्नीशियम को रिएक्शन कराना कोई आसान काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके साइज स्मॉलर है, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अच्छे मेटल भी नहीं है। इवन बेरिलियम को तो हम ट्रू एल्कलाइन अर्थ मेटल भी नहीं बोलते बच्चे, बेरिलियम को तो हम ट्रू एल्कलाइन अर्थ मेटल भी नहीं बोलते, बेरिलियम को हम ट्रू एल्कलाइन अर्थ मेटल भी नहीं बोलते हैं। इसलिए नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो ऑक्साइड होएगा वो नेचर वाइज कैसा होएगा, एम्फोटेरिक। और अगर आप थोड़े से भी जानते हो तो इसका डायगोनल रिलेशन होता है एल्यूमिनियम के साथ, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशन होएगा एल्यूमिनियम के साथ। दैट्स व्हाई बेरिलियम को हम जनरली ट्रू एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते हैं, बेरिलियम को नॉट द ट्रू एल्कलाइन अर्थ मेटल। जो बच्चा आज आया, ज्योत्सना आप भी 12वीं अपीयर्ड हो बच्चे, 12वीं पास हो? हाँ, ये सारे बच्चे 12th वाले ही हैं, चलो कोई नहीं। तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा ज्योत्सना बच्चे, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट बच्चे वही सेम, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड आर रिएक्ट विद वाटर इन इवोल्यूशन ऑफ इट फॉर्मिंग द हाइड्रोक्साइड। और सबका नेचर कैसा है मैंने बताया ना, ऑल आर बेसिक एक्सेप्ट द बेरिलियम। अब आपको थोड़ा सा मैंने स्पेस देना है, आप 1 मिनट लगाओ इस क्वेश्चन को पढ़ने में, क्योंकि जो हो जाए वो बहुत बढ़िया हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन द सुपर ऑक्साइड? ऑक्सीजन का -1/2, क्योंकि K पे प्लस हो जाएगा बच्चे, O2 पे माइनस हो जाएगा। सोल्व करोगे 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। इनको देखो जल्दी से, मैं नहीं बोलूंगा, आपको खुद पहचानना है, केमिकल बॉन्डिंग में बड़ी जबरदस्त हेल्प लगेगी। विच वन इज पैरामैग्नेटिक? CO2, क्योंकि ये कौन बन गया बच्चे, सुपर ऑक्साइड। Why alkali metals are normally kept in the kerosene oil? Because these are in, हाँ, when जब ये एयर के टच में रहेंगे। सिंपल आंसर है, एक वर्ड का रिएक्टिव है ये। एक्शन विद नाइट्रोजन बच्चे देखो ध्यान से, बड़ी सिंपल सी बात है। नाइट्रोजन वैसे जनरली रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन वेरी डिफिकल्ट है। चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक का नाम आपका है MOT। इतना हाई एनर्जी नीडेड है बिकॉज इसमें कौन दिख रहा है आपको, ट्रिपल बॉन्ड। तो फर्स्ट वाले तो सारे के सारे मना कर देंगे, भाई साहब हमारे पास ताकत नहीं है आपके बॉन्ड को ब्रेक करने की, लिथियम करे तो कर ले, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सो लिथियम नाइट्राइड बनता है, बाकी पे सब पे मना कर दो। मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्चुअली चलो, हेडिंग लिख लिख कर कि मुझे रिएक्शन विद नाइट्रोजन करनी है, फिर खुद से लड़ो। मैंने क्या कहा, एक पेज लो, हेडिंग जरूर लिखो एक्शन विद नाइट्रोजन, फिर अपनी ओपिनियन जोड़ो पढ़ने के बाद कि यार फर्स्ट का मेटल नाइट्रोजन से रिएक्शन कर पाएगा कि नहीं। फर्स्ट का आयोनाइजेशन एनर्जी तो कम होता है, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कराना बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। क्लियर? सो लिथियम स्मॉल, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई, इट कैन फॉर्म नाइट्राइड। रिमेनिंग पे आप मना कर सकते हो, लेकिन सेकेंड में मैं पढ़ दूं इस बात को, अगर आप सुन गए हो समझ गए हो तो देखो, लिथियम इज ओनली एल्कली, तो मैंने लिख ही दिया साइड में, आपको पढ़ने की नीड ही नहीं है। क्लियर है? वही कह रहा हूं, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो, अगर आप एग्जैक्ट एस ब्लॉक पढ़ना चाहते हो और आगे से इसके एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो एक व्हाइट पेज लो, एक कॉपी का पेपर लो, साइड में उसके हेडिंग लिखते जाओ और फिर मजबूरियां लिखते जाओ, अपने दिमाग को तैयार करो। लिथियम रिएक्ट क्यों कर रहा है, बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं, भाई उनके आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन का बॉन्ड ही नहीं ब्रेक हो पाएगा, जबकि सेकेंडरी वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो ये बेरिलियम का भी, मैग्नीशियम का भी, सबके नाइट्राइड बना ही लेंगे, पीछे भी बताया था मैंने आपको। सेकेंड है, इनके लिए कॉमन है नाइट्राइड्स का बनना। ये जनरल बात हो गई। अब फर्स्ट डे सेकेंड डे को जब भी आप वाटर से रिएक्शन कराओगे बच्चे,
तो इनके क्या बनने लगते हैं, हाइड्रोक्साइड्स। अब वो नेचर पूछेगा, बताया था आपको टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और सेकंड डे में भी टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर बढ़ रहा है एक्सेप्ट द बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। सब पुरानी बातें चल पड़ी। ये कैसे नेचर का था, एम्फोटेरिक। अब आप देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई, इसको कभी ना कभी हमने वैसे भी पढ़ना ही है। जो तुम्हारे ये फर्स्ट डे और सेकंड डे के मेटल्स है ना, मैंने क्या बताया, ये मेटल्स भी अच्छे हैं, ये रिएक्टिव भी बहुत ज्यादा है, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हैं। अभी बताया था लेयर अप से कहना और टॉप टू बॉटम इन सेकंड डे इंक्रीजेस। जो थ्योरी हमने पढ़ ली ना उसको यूज करो, तब बनेगी बात, उसको यूज करो। अब देखो आपको पता है एल्कोहल्स कोई ज्यादा अच्छे एसिड्स नहीं है, चैप्टर का नाम एल्कोहल फिनोल ईथर, क्लास 12th। इनकी रेंज है 10⁻⁻16 से 18 के ए की वैल्यू। अब इनका प्रोटॉन निकालना कोई इजी टास्क नहीं है, इनके प्रोटॉन को पता है कौन निकलवा पाएगा। मुझे तो याद भी आ रहा है तुम्हारे एल्कोहल फिनोल ईथर में एल्कोहल का टेस्ट भी लिखा हुआ है, सोडियम की हेल्प से एल्कोहल का टेस्ट कर सकते हो कि हाइड्रोजन इवॉल्व होती है वहां। लिथियम नहीं करता इसको ना, क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना डिफिकल्ट है। तो यहां सोडियम आ जाए, पोटेशियम आ जाए, रुबिडियम आ जाए, सीजियम आ जाए, वही एल्काइंस का तो 10⁻⁻25 की रेंज है। इसने पता है इसमें जानबूझकर वो एसिड उठाए जो बड़े पुअर थे, ये प्रूव करने के लिए कि फर्स्ट डे सेकंड डे वाले वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये प्रूव करने के लिए सामने से इसने पुअरेस्ट एसिड उठा लिए कि वो भी अगर हाइड्रोजन देने लग जाए तो समझ लो फर्स्ट डे सेकंड डे के अंदर बेसिक नेचर शो करने की, रिएक्टिविटी शो करने की, एल्कलाइन बिहेवियर की अच्छी खासी टेंडेंसी है। इस रिएक्शन के थ्रू वो क्या प्रूव करना चाहता है, समझ में आई बात आपको। फर्स्ट डे मेटल्स आर रिएक्टिव, फर्स्ट डे मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग, फर्स्ट डे मेटल्स आर रिड्यूसिंग तो होगी बच्चे, 0 से +1 इटसेल्फ ऑक्सीडाइज तो रिड्यूसिंग तो होगा ही, 0 से +1 इटसेल्फ ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप कुछ भी बोलो, कुल मिला के वेरी पुअर एसिड के साथ रिएक्शन करवा के वो बताना चाहता है क्या, ये अच्छे बेसिक नेचर के हैं, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, हाईली रिएक्टिव हैं, गुड मेटल्स हैं। बस आपको तो कंक्लूसिव ये लिख लेना जो मैं साइड में लिख रहा हूं। बिहेवियर ऑलरेडी डन हो चुका है, टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर इंक्रीजेस, सेम विद सेकंड डे। ये एम्फोट्रिक को प्रूव करने के लिए पता है क्या करेगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है ये sp हाइब्रिड है, आपको पता है इसके पास 2 एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। तो जब आप कभी भी 2 NaOH से रिएक्शन करवाओगे तो ये भाई साहब 2 बेरिलियम, बेरिलियम के पास 2 एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से तो हाइड्रोक्साइड क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और सेकंड पीरियड के बारे में तो आपको पता ही है, एक फेमस है बात, सेकंड पीरियड के बारे में तो एक बात फेमस ही है, अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, एक बेस का जब रिएक्शन करवाया तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ने अपने आप को एसिड प्रूव किया, लुईस एसिड। और जब मैंने इसी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का HCl से रिएक्शन करवाया, ये एसिड था, तो उसने अपने आप को बेस प्रूव किया इन एक्वस सॉल्यूशन। चलो जी, अब थोड़ा सा टास्क आपको भी दें, ये लो जी, ग्रुप 13-14 why example 13-14 why alkali metal hydroxide are strongly basic in nature, why alkali। एक लाइन में आंसर देना है, ज्यादा 3 वर्ड्स में आंसर देना है। हाँ एक तो ये आंसर हो गया, दूसरा ये नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मतलब उसका लॉजिक क्या था, वो वीक एसिड से रिएक्शन क्यों कर रहा था, उसकी वजह क्या थी, क्योंकि ये अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर है। जो एक आंसर मेरे पास आया था ना थोड़ी देर पहले रिएक्टिव वाला, दैट इज वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन डोनर अच्छे हैं, ऐसे समझो ना बच्चे। NaOH है, ठीक है बच्चे। अब इसका साइज लार्ज है, और वैसे भी अपने अपने पीरियड में सबसे बड़े कौन होते हैं, फर्स्ट डे वाले होते हैं। ये साइज में लार्ज होने की वजह से कॉन्सेप्ट जोड़ो, फिर तो मजा आएगा, तब आप कभी भी इनऑर्गेनिक में परेशान ही नहीं होगे। जब पढ़ता है बच्चा थोड़ा उसको लगता है
कि इरिटेशन हो रहा है, लेकिन जब वो फाइनल राउंड देगा ना, दूसरा राउंड तीसरा राउंड, अरे यार ये तो आसान ही था, मैं वैसे ही परेशान हो रहा था। ये प्लस ही माइनस, जिसने इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, जो जल्दी से प्लस बनाएगा, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड को नेगेटिव फॉर्म में रिलीज कर देगा। तो वाई एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, मोर रिएक्टिव, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अगला पढ़ लिया, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर। हाँ जी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सो कैच फायर। सोडियम मेटल इज हीटेड इन द फ्री सप्लाई ऑफ एयर। एयर याद करो, पहले ऑक्साइड, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर कार्बोनेट। सोडियम पेरोक्साइड डिसोल्व्स इन वाटर, हाँ पेरोक्साइड बनेगा, इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी ना। और अगर इसकी जगह मैं आपको सोडियम सुपर ऑक्साइड दे दूं, देन वेरी गुड, और H2O2 भी बनेगा और ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाएगी। अब बच्चे, जब आपको एक्शन विद हाइड्रोजन हेडिंग लिखते रहा करो, तो मैं जनरली बच्चों को बोलता हूं लिख दिया करो जनरल फॉर्मूला। तो +1 - 1 MH। स्टेबिलिटी, अब याद करो पीछे क्या बताया था, स्मॉल विद स्मॉल, लार्ज विद लार्ज, स्टेबल, और ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। लिथियम स्मॉल, H स्मॉल, स्मॉल स्मॉल स्टेबल, लार्ज स्मॉल अनस्टेबल। आज आते ही शुरू किया था ना यहां से टॉपिक हमने। ग्रुप 2 में भी सेम हरकत होनी है। ग्रुप 2 में भी सेम ही हरकत होनी है, बस जनरल फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, MH2। और BeH2 जब आपने बना दिया तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होएगी और BeH2 की स्टेबिलिटी कम होएगी। अब रिएक्शन विद हेलोजेंस है, फर्स्ट वाले फॉर्मूला बनाएंगे MX, सेकेंड वाले फॉर्मूला बनाएंगे MX2। और अगर हेलोजेंस की रिएक्टिविटी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप इसके ट्रेंड हो चुके, इसमें एक पर्टिकुलर ट्रेंड चलता था, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे अल्केन हो, चाहे आप कहीं भी हेलोजिनेशन कराओ, यही ऑर्डर लिखते थे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और वाई द फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, ये उस चैप्टर का इशू है जब चैप्टर हमारे पास ग्रुप नंबर 17 ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट चलेगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। Why the fluorine is highly reactive, inter electronic repulsions। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, तो फिर फजांस रूल निकल आएगा, चेक करना। तो कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ सम हेलाइड्स बेस्ड ऑन फजांस। तो मैं बोलता हूं जब इसमें पहुंच जाओ ना, तो गो फॉर केमिकल बॉन्डिंग अगेन। देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, एनायन सेम चल रहा है, और आपको बताया था अगर केटाइन का साइज स्मॉल हो, केटाइन का साइज स्मॉल हो, अगर केटाइन का साइज स्मॉल हो, तो उसकी डिस्टोर्शन पावर, उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है, क्लियर। और ज्यादा होने की वजह से उसके करेक्टर कैसे होंगे, कोवलेंट। कई बार ना क्वेश्चन पूछा जाता है, LiCl इज डिसॉल्व्ड इन pyridine और बेंजीन और CCl4 व्हाइल NaCl इज नॉट, तो बताना पड़ता है LiCl कंपैरेटिवली कोवलेंट है। और कई बार ऐसे पूछा जाता है, LiCl NaCl मिक्सचर है आपके पास, क्लियर, LiCl NaCl मिक्सचर है आपके पास, व्हेन दीज आर डिसॉल्व्ड इन बेंजीन व्हिच विल बी डिसॉल्व्ड, व्हेन both are dissolved in benzene which will be precipitated, then your answer should be NaCl, which will be dissolved, LiCl। LiCl में अकॉर्डिंग टू फजांस कोवलेंट करेक्ट हो जाएंगे। रीजन केमिकल बॉन्डिंग वाला है। देखो सबसे बड़ी दिक्कत हर जगह पर किसको आती है, बेरिलियम को। क्यों, स्मॉल है, फिर क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनर डिफिकल्टी से। तो इसका रिएक्शन मुझे रिड्यूसिंग एजेंट, क्लोरीन हाई टेम्परेचर प्रेशर,
तब जाकर मैं BeCl2 बना पाऊंगा। तो पीछे भी मैंने लिखा था बेरिलियम अगर पाउडर्ड फॉर्म में है देन रिएक्शन कर सकता है। अगर बेरिलियम को इंडिविजुअली रिएक्शन करवाने की कोशिश करोगे हर जगह पे हर जगह पे हर जगह पे हर जगह पे ये अपनी रिएक्टिविटी लेस ही शो करेगा। अब देखो इसको तुमने पढ़ना है और अगर कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कशन करना है। ये मैंने अब आपको स्पेस देना है 1 मिनट का। 1 मिनट वैसे ज्यादा ही है लेकिन दिया आपको 1 मिनट। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स में नंबर 1 और रीजन आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसा क्यों हुआ। बेरिलियम का हैलाइड बाकी सारे फेयरली आयनिक और आयनिक करेक्टर है। बेरिलियम वाले में कोवलेंट क्यों हुआ आपका जवाब है एक वर्ड में। वेरी गुड। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग कितना बढ़िया चैप्टर है जो सारी बातों का जवाब हमें एस ब्लॉक में भी दिलवा रहा है। अब देखो कोवलेंट आपको पता है NaCl का कभी पॉलीमर नहीं बना लेकिन इथीन का पॉलीमर बन के पॉलीथीन। KCl का कभी पॉलीमर नहीं बना लेकिन VC विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो कोवलेंट कंपाउंड्स में पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी है। कोवलेंट कंपाउंड्स में पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी है। कोवलेंट कंपाउंड्स में पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी है। कोवलेंट कंपाउंड्स में पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी है। तो BeCl2 अगर हाई टेम्परेचर पे तो मोनोमर है लेकिन अगर इसको लिक्विड तो डाइमर बनाएगा। अगर आप उसका स्ट्रक्चर भी देखना चाहते हो तो मेरे साथ आना पड़ेगा आपको। देखो बच्चे BeClCl BeClCl अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी अगर आपने मेरे को सुना तो। इसके पास क्या पड़े हुए हैं MPTP तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देंगे। अगर वेपर है तो अकेला, लिक्विड है तो डाइमर और अगर सॉलिड है तो और कंडेंस हो जाएगा। तो किस फेज में आ जाएगा पॉलीमर में। सो मेरे से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया BeCl2 इन वेपर स्टेट में जी जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बॉन्ड टूट गए मोनोमर लिक्विड डाइमर। और जैसे आपने इसको कौन से टेम्परेचर पे लिया वेरी लो पे मतलब सॉलिड फॉर्म में तब ये एक साथ एसोसिएट होकर क्या बना गया है पॉलीमर BeCl2 होल N। और किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में कैरेक्टरिस्टिक होएगा किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होएगा किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होएगा। वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है दैट कैरेक्टरिस्टिक इज द वो कैरेक्टरिस्टिक है उसको पॉलीमर बनाने का अगर सुटेबल कंडीशन मिले तो। अब आपको मेरे साथ में टिकना है और बात को सीखना है। अगेन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सुनते जाना ध्यान से। ये मेटल लिखा फर्स्ट डे का ये मेटल लिखा सेकंड डे का। हेडिंग क्या है जी लिक्विड अमोनिया। क्वेश्चन आता है बहुत बार आता है। इसमें लिखा X+Y अमोनिया यहां लिखा X+Y अमोनिया। मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जैसा उनकी टेंडेंसी है वैसे शो कर दिया उसको हमने। X और Y किसको इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ अमोनिया मोलिक्यूल्स को। अमोनिया X इलेक्ट्रॉन जो निकला Y। सिमिलरली अमोनिया X ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले अमोनिया Y। तो मुझे 2 बातें बोलनी है। एक तो मेरे पास बन गए अमोनिएटेड वैसे एक वर्ड बोलते हो ना आप लोग क्या हाइड्रेटेड वैसे क्या बोल रहे हो अमोनिएटेड कीटायन। और दूसरा मेरे पास पता है कौन है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हो तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कंडक्शन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कंडक्शन किसी ठीक है जी। तो कंडक्शन के पीछे इलेक्ट्रॉन भी रिस्पॉन्सिबल है और आयंस भी रिस्पॉन्सिबल है तो यहां दोनों है। सो जैसे ही फर्स्ट डे सेकेंड डे मेटल को आपने अमोनिया में डाला तो कैटायन बने। कैटायन बनने के बाद अमोनिएटेड हुए वहां इलेक्ट्रॉन्स भी थे और आयंस भी थे। सो कंडक्टिविटी तो आनी आनी थी।
सो ये मुझे बोलना पड़ेगा फर्स्ट डे सेकेंड डे मेटल्स इन द लिक्विड अमोनिया शोज अ कंडक्टिविटी। अच्छा जी, अगर आपको कलर के पीछे कोई रीजन पता हो तो कलर के पीछे रीजन सिर्फ एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन। यहां वैसे तो कलर के पीछे रीजन कई सारे होते हैं। पहला रीजन इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हो डी ट्रांजिशन डी ब्लॉक में, जिसको बोल देते हो कोवलेंट वाले ज्यादा कलरफुल होते हैं, जिसको बोल देते हो इस जगह पे आकर कलर पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और एक रीजन हो रहा है कलर का, बताऊं तो आप सुनने में हाँ भी बोल दोगे, LMCT, लीगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, लीगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। लेकिन मुझे यहां कौन सा मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन थे यहां पर, दैट्स वाई ये सॉल्यूशन कैसे कलर का हो गया, ब्लू। ये सॉल्यूशन कैसे कलर का हो गया, ब्लू। तो मेरे से पहला क्वेश्चन पूछेगा इज इट कंडक्टर, आंसर यस। रीजन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड आयन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कलरफुल, यस। व्हाट इज द रीजन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब एक कंडीशन देगा, अगर आप इसको लगातार 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 पढ़ा रहने दो, क्लियर। अगर आप इस सॉल्यूशन को रखा रहने दो 3 और 4 आवर्स के लिए, 5 आवर्स के लिए, फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, तो भाई साहब आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैं पीछे लेके चलता हूं, आप यस बोल दोगे मेरे को। अच्छा है कि आपको एविडेंस के साथ ही लेके चलूं। हमारे पास एक जगह रिएक्शन हुई थी एल्कोहल के साथ, और एक हुई थी इथाइन के साथ, एक रिएक्शन हुई थी किसके साथ, अमोनिया के साथ। ये देखो जी, दिख रही है बच्चे रिएक्शन। तो अगर मैं फर्स्ट डे सेकेंड डे मेटल्स को अमोनिया में रखा रहने देता हूं फॉर लॉन्ग टाइम, तो अब एक है बेस, दूसरा वेरी पुअर एसिड, लेकिन नाउ एसिड तो है। इन दोनों की रिएक्शन से हाइड्रोजन रिलीज होगा और क्या बनना शुरू हो जाएगा, अमाइड। और सेकेंड डे वाला है तो क्या बना देगा, इमाइड। फर्स्ट डे वाले बनाएंगे अमाइड, सेकेंड डे वाले क्या बनाएंगे, इमाइड, IMIDE। इसको क्या बोलते हो, NH2 माइनस। इसको क्या बोलते हो, NH-2। कुछ एविडेंस समझ में आया मैंने क्या बोला और क्यों बोला, ठीक है जी। तो ये लिखा है बच्चे, इफ द ब्लू सोल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड, रख दिया जाए तो कलर स्लोली फेड्स फेड्स फेड्स, तो क्या हो जाएगा, अमाइड बन जाएंगे। और सेकेंड डे वाले होंगे तो क्या बनाएंगे, इमाइड बनाएंगे। फर्स्ट डे वालों का फॉर्मूला बनेगा NaNH2, सोडामाइड, पोटेशामाइड एटसेट्रा। लेकिन सेकेंड डे वाले पता है क्या बना लेंगे, NH-2, इसके साथ में सेकेंड डे का एलिमेंट रहेगा। और अगर कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा हो जाए ना बच्चे, कॉन्सेंट्रेशन में सोल्यूट बढ़े, सोल्यूट बढ़े मतलब मेटल बढ़े, तो भी कलर धीरे धीरे फेड होने लगता है, और उसका जो पैरामैग्नेटिज्म है वो डायामैग्नेटिज्म की तरफ चलने लगता है। क्योंकि मेटल बढ़ेगा ना जब, मेटल बढ़ेगा ना जब, तो मोबिलिटी कम होने लगेगी, जैसे कि इस चैप्टर में ऑलरेडी बता कर आया था मैं आपको। लो जी, अब आपके पास है सोल्ट ऑफ ओक्सो। ओक्सो कार्बोनेट का मेटल के साथ, सल्फेट का मेटल के साथ, नाइट्रेट का मेटल के साथ, बाइकार्बोनेट का मेटल के साथ, बाइसल्फेट का मेटल के साथ कंपाउंड बनना। तो ये तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, क्लियर। मैं आपको सिंगल लाइन में लिख के बता दूंगा, क्लियर, ये सारा के सारा। उसके बाद फिर सल्फेट शुरू होंगे, एलम का डिस्कशन। इतने में फिर मैं टॉपिक बदल कर ना पीरियोडिक की तरफ चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट टाइम अब हुआ है 7:25 और हाफ एन आवर मेरे पास है अभी। लो जी, तो मैं मूव कर रहा हूं सोर्स ऑफ ऑक्सो, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट। और ध्यान से सुन लेना बच्चे, यहां बहुत बढ़िया बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको सुनो। पहली बात, फर्स्ट है, फॉर्मूला क्या बनेगा, बच्चे समझदार हैं, कार्बोनेट के साथ
ये -2 है, ये 2 इधर गया, M2CO3। ठीक है बच्चे, M2CO3 का फॉर्मूला समझ में आ गया है। चलो जी, अब जो बात मैं आपसे बोलने वाला हूं उसको सुन लो ध्यान से। M2CO3 के बाद मुझे देखना है, अगर ये लिथियम हो तो स्मॉल विद लार्ज, एक एलकेजी का बच्चा है अनस्टेबल, एक एलकेजी का 12th क्लास का बच्चा है, तो क्या हो गया, अनस्टेबल। उसके बाद Na2CO3, ये Li2CO3 था, ये धीरे धीरे अब स्टेबल होने लगेंगे और टॉप से बॉटम जाते 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 हाईली स्टेबल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर में आ गया, कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम, योर आंसर शुड बी इंक्रीज। अगर मैं सेकेंड लिख के बैठता हूं, इसलिए ना जनरल करो इन चीजों को, इनको जनरल करो, इसको इसके रट्टे मत मारो। अगर कोई कहता है ना एस ब्लॉक के रट्टे मारने पड़ेंगे, तो उसको मना कर दो यार, तुम इसका मतलब तुम्हें एस ब्लॉक आता ही नहीं है, एस ब्लॉक रट्टे वाला चैप्टर ही नहीं है। हाँ, इससे अच्छा मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ूंगा, फिर मैं सेकंड एस ब्लॉक में आ जाऊंगा, पी ब्लॉक में आ जाऊंगा, तो मेरे लिए बड़ा काम आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट ए की बात चली जब, तो फर्स्ट ए का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अब सब बच्चे समझ गए, टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी बढ़ रही है। रीजन बता दो, वही रीजन, स्मॉल विद स्मॉल, लार्ज विद स्मॉल, लार्ज विद लार्ज स्टेबल, लेकिन यहां स्मॉल विद लार्ज हो गया है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना, आपको पता है इसको तो इवन रखना पड़ता है CO2 के एटमॉस्फेयर में, बेरिलियम कार्बोनेट को, तो ताकि अगर रिएक्शन बैकवर्ड आए ना, तो बेरिलियम कार्बोनेट को अगर बेरिलियम कार्बोनेट ही रखना है, तो रिएक्शन अगर बैकवर्ड चले तो CO2 के एटमॉस्फेयर में लीस्ट टू लीस्ट बैकवर्ड जाए। बेरिलियम कार्बोनेट शुड बी प्लेस्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। क्लियर, इसको रोकने के लिए, क्योंकि रिएक्शन कुछ ऐसी चलेगी ना। और रिएक्शन जैसे ही बैकवर्ड जाना शुरू होगी, क्योंकि ये ब्रेक होएगा, तो आपको CO2 का एटमॉस्फेयर हमेशा बना के रखना पड़ेगा, जिससे दोनों रिएक्ट करके एसिड बेस एम्फोटेरिक भी तो है ये, तो CO2 के प्रेजेंस में ये BeCO3 बना के रखे, BeCO3 बनाकर रखे। तो अगर मैं इस पूरे को यहां से रब कर दूं, फाइनल डिस्कशन करूं, फर्स्ट ए कार्बोनेट्स, सेकेंड ए कार्बोनेट्स, स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज। रीजन अगर समझना चाहते हो तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, स्मॉल विद स्मॉल एंड लार्ज विद लार्ज, कैटायन एंड स्टेबल होंगे, ये लॉजिक है इसका। इसमें तो ना मोल कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन निकाल सकता हूं मैं, अगर आप चाहो तो। सुनो कैसे बच्चे, लिथियम कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट है, दोनों को मैंने हीट किया तो मुझे Li2O प्लस CO2 मिलेगा, लेकिन Na2CO3 रहेगा। अब मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कैसे देगा वो, इसका 10 ग्राम का मिक्सचर है मान लो, लेकिन सोडियम कार्बोनेट कभी भी हीट करने से CO2 रिलीज नहीं करता, वॉशिंग सोडा मान लो ना आप, और सेकेंड वाले सारे के सारे हीट करने से CO2 रिलीज करते हैं। ये देखो ना, ये मेल्ट कर सकता है लेकिन टूटेगा नहीं, Na2CO3 रिमेन्स Na2CO3। लेकिन सेकेंड में जाकर मैंने आपको बोला टूटते सारे हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से, ये बेचारा 100 डिग्री पे टूट गया। और बेरियम कार्बोनेट तो देखो ना आप, अप्रोक्सीमेट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अप्रोक्स। तो मैंने आपसे पहले कहा, आपको सिर्फ मेरा एक स्टेटमेंट याद रखना है, ये वाला, क्यों भाई, ये क्वेश्चन पढ़ना समझ में आता है। Why is Li2CO3 decompose at a lower temperature where is Na2CO3 at high temperature? Decompose में स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर समझा देना बस। हाँ जी, उससे ये परफेक्ट आंसर आ जाएगा। और उसमें रीजन पूछे तो उसको लार्ज लार्ज स्मॉल स्मॉल वाला एक्सप्लेनेशन दे देना बच्चे। बोलो बच्चे, बच्चे डिकम्पोज वर्ड उतना अच्छा नहीं है, यहाँ एक वर्ड जो आना चाहिए ना, कंपेरिजन के लिए लिखा है, यहाँ डिकम्पोज की जगह पे मेल्ट रीजन लिखना चाहिए।
मेल्ट कर जाएगा ये। लेकिन Li2 तो डिकम्पोज ही करेगा, इसलिए डिकम्पोज वर्ड यूज कर लिया उसने, कंपैरिजन करते हुए यूज किया वर्ड। अदरवाइज Li2CO3 डिकम्पोज करता है और Na2CO3 डिकम्पोज की जगह पर क्या करता है, मेल्ट करता है। CO2 Na2CO3 से निकाल ही नहीं सकते आप। जितने टेम्परेचर पे CO2 निकालने वाला बनेगा उतने पे पिघल जाना है इसने। अब बच्चे सल्फेट्स का अगर फर्स्ट डे के बारे में बात कर रहे हो, अब तो चैप्टर को आप बंद कर सकते हो। सेकेंड डे में MsO4 बन जाएगा। ठीक है, और एलम का फॉर्मूला आपको पता होगा, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वोटर, यहां +1 का कोई होना चाहिए, यहां +3 का कोई होना चाहिए, 24 वोटर। तो यहां +1 का मैं क्या यूज कर लूं, Na2CO3 Na2SO4। यहां मैं +1 का क्या यूज कर लूं, अमोनियम सल्फेट। क्या सारे ये एलम होंगे, हाँ जी बिल्कुल होंगे। लेकिन लिथियम इज नॉट कैपेबल टू मेक द एलम्स। लिथियम एलम क्यों नहीं बना रहा भाई साहब, लिथियम सल्फेट ही नहीं ढंग से बना रहा। सर लिथियम सल्फेट ढंग से क्यों नहीं बन रहा, अब आप बताओ लिथियम सल्फेट स्टेबल क्यों नहीं है। हाँ, लिथियम का साइज स्मॉल और सल्फेट का साइज क्या चल रहा है बच्चे, लार्ज। अब मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि ये कौन है, एलम, ये +1 है, ये +3 है। अगर आपको के की जगह Na मिले प्लस में चलेगा, के मिले चलेगा, क्लियर। आगे कोई भी मिले, अमोनियम भी मिले तो भी चलेगा, लेकिन लिथियम प्लस नेवर। और इस एल्यूमिनियम की जगह क्रोमियम +3, क्रोम एलम, आयरन एलम। ये तो एलम का मतलब भी एल्यूमिनियम था, तो एलम तो एल्यूमिनियम तो होएगा ही होएगा। अगर एल्यूमिनियम की जगह कोई और आ जाए ना, उनको सूडो एलम बोलने लगते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम की जगह कोई और आ जाए ना, एलम वर्ड का मतलब ही एल्यूमिनियम से था, अगर एलम की जगह कोई और आ जाए तो सूडो एलम बोलने लगते हैं उनको हम लोग। अब इक्का दुक्का बातें यहां भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट्स की बात शुरू हो रही है बच्चे, ध्यान से देखना। फर्स्ट का जनरल फॉर्मूला M+ और NO3- इनका फॉर्मूला MnO3 होल ट्वाइस। इन दोनों की हीटिंग करवाओ, इन दोनों की हीटिंग करवाओ। जितने भी फर्स्ट वाले हैं, सिर्फ लिथियम को छोड़कर, लिथियम बदमाश है थोड़ा सा, जैसे फर्स्ट में लिथियम सेकंड में बेरिलियम, दोनों ही बदमाश है। क्यों है, उसकी वजह छोटा साइज है, उसकी वजह हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, उसकी वजह उनके ऑक्साइड स्टेबल है। तो अगर मैं लिथियम के नाइट्रेट को हीट करूं, बाकी सारे तो मुझे M, NO2 और ऑक्सीजन देंगे, नो रेड ब्राउन वेपर। लेकिन लिथियम नाइट्रेट को हीट करूं तो ये मुझे Li2 और NO2 प्लस ऑक्सीजन देगा, रेड ब्राउन वेपर्स ऑफ NO2। तो ऐसा आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस में मिलेगा। आउट ऑफ द 4 विच कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑन हीटिंग गिव्स अ रेड ब्राउन वेपर्स, रेड ब्राउन वेपर्स। तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है, लिथियम नाइट्रेट की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि लिथियम का ऑक्साइड स्टेबल है, तो अपना ऑक्साइड बना देगा, NO2 रिलीज, बाकी सबके नाइट्राइट्स और नाइट्रेट स्टेबल हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको नजर आएगा इसके अंदर, विद रीजन विद एक्सप्लेनेशन। जबकि इनकी हरकतें क्या है, इनके तो सबके ऑक्साइड स्टेबल, आपको बताया था ना, इनके सुपर बनते ही नहीं सेकेंड वालों के। हर जगह लॉजिक लगाओ, जितना पुराना अच्छा पढ़कर आओगे उतना नया अच्छा हो जाएगा। सेकेंड वाले सुपर बनाते नहीं है, पर बनते हैं नीचे नीचे थोड़े से, वो बेरियम का पर ऑक्साइड बनता है। तो इनका नाइट्रेट जब लेके चलोगे तो जैसे ही हीट करोगे तो MO, तो इन्होंने रेड वेपर्स निकाल दिए हैं। इससे हम लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशन भी प्रूव कर सकते हैं। देखो ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम हीट करती, रेड वेपर्स निकल रही हैं, जो अकेला लिथियम निकालता है। बाकी सारे के सारे फर्स्ट ऑक्सीजन NO2, ऑक्सीजन NO2, ऑक्सीजन NO2। वेरी गुड टॉपिक है ये, वेरी गुड टॉपिक।
नाउ द सोल्यूबिलिटी क्लियर, फिर कंपाउंड शुरू, क्लियर है। कंपाउंड में ये तो एनोमलस बिहेवियर टाइप से वापस वही रिवीजन चल पड़ा, ये सब रिवीजन है बच्चे पुराना ना। यहाँ जैसे NaCl का सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा सोलवे प्रोसेस, क्लियर। तो मैं चाहता हूं एक बार ना आपको बस लास्ट एक सोल्यूबिलिटी पे सिंपल सी बात बता दूं, फिर हम हल्का सा आयोनाइजेशन एनर्जी, क्लियर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वही 20 मिनट बचेंगे हमारे पास। बच्चे सोल्यूबिलिटी का एक सिंपल फंडा सीखो, सोल्यूबिलिटी का एक सिंपल फंडा सीखो, लैटिस एनर्जी और एक हाइड्रेशन एनर्जी। अगर लैटिस मतलब नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे कंपाउंड क्या हो जाएंगे, इनसोल्यूबल। अगर लैटिस कमजोर पड़ गई, हाइड्रेशन डोमिनेंट कर गई, तो वो हो जाएंगे सोल्यूबल। अगर लैटिस और हाइड्रेशन अप्रोक्सीमेट सेम हो गए तो ऐसे कंपाउंड हो जाएंगे पार्शियली सोल्यूबल। ठीक है जी। अब मैं आपको बता दूं लैटिस एनर्जी को मेनली कंट्रोल कौन करता है, मेनली वो कंट्रोल करता है उसका चार्ज। तो मैं फ्रैंक स्पीक कर रहा हूं कि सेकेंड के जो भी आपके पास +2 - 2, सेकेंड डे के जो भी +2 - 2, +2 - 3, इस टाइप के कोई भी सोल्ट बनेंगे, इस टाइप के कोई भी सोल्ट बनेंगे, टॉप टू बॉटम, रट्टा मत मारना भाई, टॉप टू बॉटम, उनकी सबकी चार्ज ज्यादा होने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी। वेरी फेमस क्वेश्चन की बात कर लूं, BeSO4, MgSO4, SrSO4, कैल्शियम रह गया ना, BeSO4 भूल भी जाओ तो याद होएगा, BeSO4 गिव्स द व्हाइट पीपीटी, मान लो भूल भाल गए, लेकिन फिर मैंने क्या कहा, +2 - 2, बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी जबरदस्त है, आप मेरे साथ अगर कल थे तो आपको पता ही होगा। इस वजह से बेरिलियम का सल्फेट सोल्यूबल हो गया, और ये भाई साहब क्या हो गए, इनसोल्यूबल हो गए। बेरिलियम पे +2 का चार्ज है, साइज वेरी स्मॉल है, तो जब भी कोई मेरे से पूछेगा आउट ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम what should be the order of solubility, your answer should be top to bottom डिक्रीज। बेरिलियम ज्यादा क्यों घुला, मैंने क्या कहा आपसे, +2 - 2, +2 - 3 जैसी कोई भी कॉम्प्लेक्सेज आ जाए, बिना किसी टेंशन के सीधे बोलो टॉप टू बॉटम सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। चाहे वो बेरिलियम का सल्फेट हो, चाहे कार्बोनेट हो, चाहे वो इसके बाद मेरे पास पर सॉरी इसके बाद चाहे क्रोमेट हो, CrO4 - 2, कुछ भी हो, +2 - 2, +2 - 3, +2 - 4, टॉप टू बॉटम सोल्यूबिलिटी घटानी ही घटानी है। और रीजन मैंने बताया आपको कि बेरिलियम का सल्फेट ज्यादा क्यों घुल गया, क्योंकि इंडिविजुअल बेरिलियम का हाइड्रेशन डोमिनेट कर गया किस पे, लैटिस पे, क्योंकि बेरिलियम का साइज स्मॉल था, 400 बराबर ही चल रहे हैं, लेकिन चार्ज डेंसिटी फिर भी बेरिलियम की ज्यादा हो जाएगी, छोटा साइज है ना, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी इसकी। ये सब देखो इधर, ये सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर है, और जो बात मैंने बोली है वो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब मैं पीरियोडिक का आयोनाइजेशन ये सब एक बार एक्सप्लेन कर दूं, बोलो जी, सो गए लगता है, सो गए, कहती है सर, लो जी। वो ज्यादा डिस्कशन नहीं है पीरियोडिक टेबल के अंदर, हल्का फुल्का सा डिस्कशन है। पहला होता है आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के अंदर ना, पहला आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर ये पता लगाना होता है कि अगर मेरे पास जेड ग्रेटर देन 100 हो जाए तो उनके नेम क्या होंगे, IUPAC नेम। ठीक है जी।
इफ द जेड ग्रेटर देन 100 देन IUPAC नेम। तो 0 के लिए इन्होंने रखा हुआ है नील, 1 के लिए इन्होंने रखा हुआ है अन, 2 के लिए इन्होंने रखा हुआ है बाई, 3 के लिए रखा है इन्होंने ट्राई, 4 के लिए इन्होंने क्वाटनरी वर्ड से रखा हुआ है QUAD क्वाड, 5 के लिए रखा है इन लोगों ने पेंट, 6 के लिए आईपीएस वालों ने रख दिया हेक्स, 7 के लिए इन लोगों ने रख दिया सेप्ट, क्लियर। 8 के लिए इन लोगों ने रखा ओक्ट, 9 के लिए इन लोगों ने रख दिया ENN। फर्स्ट लेटर मैच नहीं करना चाहिए, और 3 वर्ड्स के अंदर नेम होएगा, और जो लास्ट होएगा सफिक्स 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 ऑफ द लास्ट वर्ड दैट शुड बी IUM। एक बार कर ले ट्राई। 101 का एपिक नेम अन 1 के लिए, नील 0 के लिए, अन फिर 1 के लिए, IUM। इट इज अन नील अनियम, इट इज अन नील अनियम। और UNU अगर मैं आपको 118 दे दूं, अगर मैं आपको 118 नंबर दे दूं, बोलो जी। अन अन ओक्टियम। और आपको पता है जो प्रेजेंट सेटअप है उसके अंदर आपके पास 7 पीरियड्स हैं, उसके अंदर लास्ट एलिमेंट ये भाई साहब ही है 118 नंबर। जो प्रेजेंट सेटअप है उसमें लास्ट एलिमेंट यही 118 नंबर, और ये डिस्कवर्ड है, रेडियो एक्टिव और डिस्कवर्ड है। ठीक है जी। इसके बाद 288 18 32 288 18 32 इनको पीरियोडिक टेबल के अंदर मैजिक नंबर्स बोलते हैं हम लोग। उसकी वजह क्या है, इनकी हेल्प से ना नेक्स्ट किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पहचानना आसान हो जाता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, क्लियर। UUO। इधर पीछे चलें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, अन अन सेप्टियम 117। अगर मेरे से कोई पूछेगा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम 2, इसमें 8 ऐड करते ही 10, अगला 8 ऐड करते ही 18, अगला 18 ऐड करते ही 36, अगला 18 ऐड करते ही 54, अगला 32 ऐड करते ही 86, अगला 32 ऐड करते ही 118। सेम अगर ये लैंडमार्क आपको पता होगा तो पिछला अपने आप पता चल जाएगा, अगर ये लैंडमार्क पता होगा तो पिछला अपने आप पता चल जाएगा। तो एक तो लैंडमार्क फिक्स करके रखो, उसको देख देख कर आगे पीछे होते रहो बस। तो मैजिक नंबर्स आपको जेड कंफर्म करने में हेल्प कर देता है बस, और कुछ नहीं है। क्यों भाई, एटॉमिक नंबर मोर देन 100 का, इसके अलावा एक पीरियड में ग्रुप में किसी भी मैजिक नंबर का क्या यूज कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। अगर आपको एग्जैक्टली आपके दिमाग तक ये बात पहुंची तो सो गए क्या? चलो अच्छी बात है। लो जी, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं अब पीरियोडिसिटी में सबसे पहले बात करता हूं रेडियस की, जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा। मेरे साथ रहना। 3 टाइप की रेडियस मैं आपसे बात करूंगा, 3 टाइप की रेडियस। एक है मेरे पास वैंडरवॉल रेडियस, दूसरी मेरे पास है मेटेलिक रेडियस, तीसरी मेरे पास है कोवलेंट। और सारे बच्चे स्मार्ट है और अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़कर आए हैं तो उनको खट से दिमाग में सारी बात सेट हो जानी है। वैंडरवॉल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, सुनना भी ध्यान से। वैंडरवॉल रेडियस एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स या फिर नोबल गैसेस के लिए सोचा हुआ कॉन्सेप्ट है। मेटेलिक रेडियस आपके सॉलिड चैप्टर में मेटल सोचा हुआ कॉन्सेप्ट है, और कोवलेंट रेडियस एटम्स के बीच में जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसके लिए सोचा हुआ कॉन्सेप्ट है। और जब वैंडरवॉल रेडियस की बात करोगे ना, सबकी डेफिनेशन में कॉमन 3-4 वर्ड्स लगाने, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन। अब किसके बीच? दो क्लोजली पैक्ड है, दो क्लोजली पैक्ड, क्या बोलोगे? मोलिक्यूल्स, दो
क्लोजली पैक्ड मोल, तो क्लोजली तो सॉलिड ही होता है बच्चे। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, या फिर क्लोरीन, या फिर क्लोरीन, और दो क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्लोजली पैक करने के बाद इनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ कर दो, तो उसको तुम क्या बोल दोगे? वैन डर वाल रेडियस। और आपको पता है सॉलिड चैप्टर में, आपको पता है सॉलिड चैप्टर में आपने एक 2D अरेंजमेंट रखी थी, एक 2D में स्क्वायर प्लेनर। कौन बच्चा बाहर हो गया? नेट वेट खत्म हो गया अलग। दीपांशी तो नहीं बाहर चली गई? देखो बच्चे, ये तुम्हारा सॉलिड चैप्टर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, चाहे इन दोनों के बीच की, इसके दोनों की, इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस, कुल मिलाकर मेटेलिक रेडियस में ओवरलैप नहीं है। मेटेलिक रेडियस में दूर दूर भी नहीं है, लेकिन कोवलेंट में तो भाई ओवरलैप कर गए। तो डेफिनेशन वही, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन, दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ, दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है क्या बना? अगर आप वैन डर वाल, मेटेलिक और कोवलेंट को कंपेयर करो तो बताओ इनमें सबसे ज्यादा कौन सी होगी? तो इसीलिए एक सिंपल सा कोड बन गया वीएमसी। व्हाई द वीएमसी इज ग्रेटर देन मेटेलिक, व्हाई द वैन डर वाल इज ग्रेटर देन मेटेलिक एंड मेटेलिक इज ग्रेटर देन कोवलेंट, क्योंकि वैन डर वाल में क्लोजेस्ट होने पर भी वो एक दूसरे से इतने नियरेस्ट नहीं आ पाएंगे जितना मेटेलिक है, और मेटेलिक उतना नियर नहीं आ पाएंगे जितना कोवलेंट, क्योंकि कोवलेंट में हुआ क्या है? ओवरलैपिंग। तो वीएमसी का कोड याद कर लेना इमीडिएटली। यहां ना जो पेपर का स्टार रहता है उसको बोलते हैं आयोनिक रेडियस। ये पेपर का स्टार है, आयनिक रेडियस, हर एक एग्जाम का स्टार है ये आयनिक रेडियस। एक होता है आपके पास एम, इससे बनता है एम प्लस। एक होता है आपके पास ए, इससे बनता है ए माइनस। तो ये न्यूट्रल है। तो मेरे को कहना क्या है, तुम समझ भी पा रहे हो शायद, कि यहां के कंपैरिजन में ईएनसी ऑफ द कैटायन ग्रेटर हो गया। ऐसा आपसे ढेरों बार बोला मैंने पिछले 4 दिन में। और यहां जाते ईएनसी, ईएनसी समझते हो ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब रिजल्टेंट अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो कैटायन बनते ही न्यूक्लियस इफेक्टिव हो गया, और एनायन बनते ही न्यूक्लियस की जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोमिनेट कर गया। तो जब आप एम से एम प्लस आओगे, तो मैंने जो बात आपको बोलनी है उसको ध्यान से सुनो। पेरेंट एम इज ऑलवेज लार्जर एज कंपेयर टू द कैटायन। सर वजह बताओ? वजह आपको पता है, मैंने ढेरों बार लिख के दी है। ईएनसी अभी तो हमें 5 बात देनी है, और ढेरों बातें हमने बहुत की हैं, ढेरों बातें की हैं। ईएनसी वो फैक्टर है जो साइज को क्या करता है? डिक्रीज करता है। चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग था, टॉपिक का नाम फजांस था। फजांस में आपको अगर साइज का स्मॉल होना दिखता है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ईएनसी ही है। और यहां का जो पेरेंट है वो स्मॉलर होएगा एज कंपेयर टू एनायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। बच्चों को इस चीजों से छुटकारा दिलाने का एक तरीका बना दिया मैंने। क्या कभी भी साइज का कंपैरिजन करना है तो इलेक्ट्रॉन बढ़े तो साइज बढ़ा दो, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़े तो साइज घटा दो, बात खत्म। और इसी को हम कई बार स्क्रीनिंग भी बोल देते हैं। स्क्रीनिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और ईएनसी मतलब न्यूक्लियस का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। तो अगर मेरे से कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज देकर, अगर मेरे से कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज देकर, अगर मेरे को कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज देकर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझते हो ना बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। अगर मेरे को कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज देकर उनके साइज पूछेगा तो मैं सारा कंट्रोलिंग फैक्टर ये वाला लगा दूंगा। चेक करते हैं जी। मेरे पास यहां एन पे -3 है, ओ पे -2 है, एफ माइनस है, मेरे पास नियोन है, मेरे पास सोडियम प्लस है, फिर मेरे पास Mg+2 है, फिर मेरे पास एल्यूमिनियम +3 है। सब में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 10 10 10। ये सारी की सारी क्या बन गई है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। ये सारी की सारी क्या बन गई है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। मेरे से अगर इनके साइज के बारे में कंपेयर करवाना चाहे तो आपके पास बहुत बढ़िया सा फैक्टर पड़ा हुआ है।
प्रोटॉन्स 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बोलो जी। क्लियर ना, क्योंकि इसका ईएनसी वेरी पुअर हो गया है, इसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इवन तुम इसको देखकर ना एक बार जो जेई मेंस होता है वहां हम बार बार पता है क्या बोलते हैं, दोनों का साइज नियरली सेम है, डायगोनल रिलेशन, वहां भी ये क्वेश्चन को पूछ लिया। तो अगर तुम मेरी बात को ये समझे तो ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछ लिया बच्चे उन्होंने। Mg+2, बच्चे कहते हैं आज तक तो टीचर सिखाकर आए थे कि Mg+2 लिथियम प्लस सेम है, और तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो यार कि साइज सेम है। तो उसका भी आंसर कुछ स्मार्ट बच्चों ने दे दिया, इस बिहाफ पे दे दिया। बताओ, तुम बताओ। स्मॉल कौन, लार्ज कौन? मेरे ख्याल में एमजी स्मॉल होगा। बच्चे कहां जा रहे हो, गलत डायरेक्शन नहीं पकड़ रहे। Mg+2 में ईएनसी देखो कितना खतरनाक हो गया। Mg+2 में प्रोटॉन का इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन कम पे लग रहा है ना, तो इसका साइज क्या होएगा, स्मॉल होएगा। क्लियर? तो ये एग्जैक्ट आंसर था उसका। अब समझो जेई मेंस वाले ने अगर क्वेश्चन डाल दिया तो इसका मतलब सही डाला, आप बच्चों ने गलत आंसर दे दिया इसका मतलब उसने क्वेश्चन सही डाला। बच्चा अगर गलत आंसर देगा तो सोच समझ के क्वेश्चन डाला मतलब उसने ना। वैसे जनरली तुम क्या सीखते हो आज तक, जो सीखते हो 11वीं 12वीं में, मैग्नीशियम प्लस और लिथियम प्लस हैव द नियरली सेम साइज। वो कहता चलो नियरली, कोचिंग वालों को भी झटका देते हैं, नियरली सेम को क्वेश्चन ही डाल दिया Mg+2 लिथियम प्लस। उसका रीजन क्या बन गया, पीछे देखो, इलेक्ट्रॉन किसके ज्यादा कंपेरेटिवली, इसके ना, रेशियो निकाल लो चाहे। उसके बाद उसके बाद उसके बाद जिसका ईएनसी, उसके पास 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव है, तो साइज क्या हो गया, स्मॉल। और +2 का ईएनसी तो ज्यादा ही होएगा बच्चे। बोलो जी। वही बच्चे, इसका मतलब तो तुम जो 12वीं क्लास का सॉलिड चैप्टर है उसमें रेडियस रेशियो इसका तुम 1 से ऊपर करोगी। तुम्हें पता है इसका रेडियस रेशियो 0.9 है। रेडियस ऑफ द सीजियम प्लस इज टू स्मॉलर एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ क्लोराइड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ मैटर करती है बच्चे, ये आपने देखा कभी ये वाला? सीजियम 55 नंबर पे है, क्लोरीन 17 नंबर पे है। सीजियम का आउटर मोस्ट 7s था, उड़ा दिया, 6 तो फिर भी है, और क्लोरीन का तो है ही 3s to 3p5। फिर भी सीजियम क्लोराइड से स्मॉलर है, सीजियम प्लस नॉट सीजियम, सीजियम प्लस। ठीक है ना। मेन तो बच्चे ये है ना कि कितना डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग ना, उसके डिस्कशन का बड़ा फायदा है, उसका डिस्कशन का बड़ा जबरदस्त फायदा है। चलो अब मेरे पास जो टाइम बचा हुआ है 3 मिनट है मेरे पास ना, और इसमें मैंने क्या किया, नेक्स्ट पेज ऐड करके हल्का सा डिस्कशन आपसे वैसे बता तो चुका ही हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी, तुम्हारे अगले चैप्टर का शेड्यूल आ रखा है, अभी अगला चैप्टर कौन सा तुम्हारा नहीं है? ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी पेपर तो कल ही है ना आपका? हाँ जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चे ध्यान से सुनना, ये M दिया, ये तो कल बता भी दिया था वैसे मैंने आपको। यहां गैस दिया, ये M+ गैस बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये IE1 है। M+ गैस से M+2 गैस बनाया, ये IE2 है। ऑलवेज 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 कैसा है, एंडोथर्मिक। और I2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन I1। क्यों भाई, यहां न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, और यहां मोनोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। कल आपको एस ब्लॉक की शुरुआत में ही बताया था। और इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, मैं एक साथ 5 फैक्टर लिखता हूं। सबसे पहले साइज, सबसे पहले साइज, साइज का ईएनसी से इनवर्स, ये ढेरों बार सिखा दिया आपको 4-5 दिन के अंदर। स्क्रीनिंग से डायरेक्ट, क्लियर, साइज ईएनसी स्क्रीनिंग। अगर किसी भी एलिमेंट का साइज ऐसे लोग पढ़ के आए हो स्मॉल है, लेस है मतलब, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई। मैं तो कह रहा हूं
आयोनाइजेशन को समझते क्यों नहीं हम लोग? इलेक्ट्रॉन निकालने में चाहिए एनर्जी। भाई ईएनसी मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए तो लिथियम, याद करो, इसीलिए तो बेरिलियम, हमने एस ब्लॉक पढ़ा हुआ है। अगर इसके साथ साथ में तुम एक दो फैक्टर और लिखना चाहते हो तो तीन तो फैक्टर यही हो गए। फोर्थ फैक्टर में मेरे पास है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुल फील्ड, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। जैसे इसके साथ साथ में एक और लिख दूं, डायरेक्टली आयोनाइजेशन है और एक है पेनिट्रेशन। कल बताया था ना, पेनिट्रेशन मतलब एस का क्लोज होना, एस का पेनिट्रेशन ज्यादा है पी से, पी का डी से, डी का एफ से, आयोनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट हो गया। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं पूरे फर्स्ट डे में, इतने में हमारा टाइम भी खत्म हो जाएगा। 7:55, एक दो मिनट और लूंगा बस ना। यहाँ लिखा हुआ है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ओके, तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर? लिथियम से ज्यादा बेरिलियम हाँ है, लेकिन बेरिलियम बोरोन में पंगा हो गया। मैंने आपसे कहा था ना, पेनिट्रेशन पूरी पीरियोडिक में सिर्फ 4 एटम्स और 2 सेट पे लगता है, एक तो ये वाला, और पेनिट्रेशन का नामो निशान ही नहीं मिलेगा कहीं आपको। पेनिट्रेशन का नामो निशान ही नहीं मिलेगा। पेनिट्रेटेड कौन है? एस इज मोर पेनिट्रेटेड, मतलब टूवर्ड्स न्यूक्लियस। एस न्यूक्लियस के बहुत पास है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने डिफिकल्ट है। तो बच्चे 1s2 2s2 1s2 2s2 p1 वेयर फ्रॉम द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। लो जी, तो इसीलिए इसका ऑर्डर ये पेपर में आ चुका है बच्चे क्वेश्चन। फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में फिर पंगा हो गया। वजह क्या है? ना 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 ना, हाफ फील्ड फुल फील्ड। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में थोड़ी पेनिट्रेशन लगेगा बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और इसी के जैसा इसके बाद क्लास बंद कर देते हैं हम लोग, और प्रॉपर स्टडी कर लेना। यहाँ मेरे पास है सोडियम, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फिर मेरे पास फॉस्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन, देन एआर। अब जहां जहां गड़बड़ होगी तुम समझते हो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ऑर्डर एग्जैक्टली क्या बन जाएगा? Na से ज्यादा एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम, इसकी वजह पेनिट्रेशन है। उससे ज्यादा सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फोर, इसकी वजह हाफ फील्ड है। फिर क्लोरीन और फिर आर्गन सबसे ज्यादा है क्योंकि उसकी वजह फुल फील्ड है। क्लियर ना? ये आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कशन है। थोड़ा सा रीड भी कर लेना बच्चे। केमिकल बॉन्डिंग हाई लेवल पे होना चाहिए। एस ब्लॉक भी मैंने मैक्सिमम कोशिश की है 80-90% तक आपके दिमाग में डालने की। क्लियर? क्योंकि ये 3 चैप्टर भी मिलाकर महीने का काम होता है वैसे अगर हम पढ़ने लगे तो ना, और 5 डेज में मैक्सिमम कोशिश की आपके दिमाग में डालने की ना। हाँ जी बेटा, हाँ, तो उसके लिए फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने कल बताया था ना आपको, सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है, ये अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते नियोन बन गया, और इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते आपके पास ये सोडियम जैसा हो गया, तो ऑर्डर बिगड़ जाएगा। जैसे Na+, Mg+, Al+, और फिर मैं बच्चों को एक बड़ा सिंपल सी बात बोलता हूँ उधर जाकर, जब चैप्टर का नाम मेरे पास पता है कौन सा हो जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ नाउ गो फॉर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, नॉट गो फॉर द साइज, रेडियस, वेडियस सब छोड़ दो, अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे काम करो और आंसर आते चले जाएंगे। लो जी, अब सोचो इन दोनों में से ज्यादा किसका हो गया? सोडियम प्लस का, है ना? तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से कंट्रोल होएगा फिर सारी बातें। अब इसमें से कोई अगर हाफ फील्ड हो गया हो तो उसका ज्यादा हो जाएगा। हाफ फील्ड अब कौन हो गया है? सल्फर हो गया है, तो क्लोरीन प्लस से ज्यादा हो जाएगा, तो काफी कुछ गड़बड़ हो जाएगा सेकंड, क्योंकि अब कंट्रोलिंग फैक्टर कौन बच जाएगा? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, 3 मिनट ऊपर हो गए बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग ना